प्रश्नावली निकालो बुके, निकालो बुके। अरे वो मध्य पद विभक्त विधि कर रहे थे ना अपन, तो 4.1 में तो समीकरण बना ली थी, और अब क्या पढ़ रहे थे अपन? मध्य पद विभक्त विधि, यही करना था ना 4.2, उसी में थी ना ये। तो अपन दिख रहा है पायल, इधर आ जा पायल, यहाँ आ गया बेटा। ठीक है, अपन आज पढ़ेंगे गुणनखंड विधि। मैंने कल बता चुका था, वैसे मैं फिर भी देख लेते एक बार। गुणनखंड विधि, या इस गुणनखंड विधि को अपन क्या कहते हैं सर जी? मध्य पद विभक्त विधि, मध्य पद विभक्त विधि। ठीक है दी, ठीक है। आओ अब मध्य पद विभक्त विधि में क्वेश्चन करते हैं, पर सीधा बुक निकालो, उसमें से क्वेश्चन करते हैं। बुक कहाँ है मेरी? तुम्हारी तो नहीं तो नहीं देने की, दे दे इस गरीब को, है ना भाई? 4.2 निकाल ली सभी ने बुक है? आओ, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं। कौन सी विधि से? दीपिका बुक में ध्यान दे बेटा। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। चंचल दीदी, द्विघात समीकरण किसे कहेंगे? हाँ बोलिए मोरिया मैम। अरे तो अधिकतम घात किसकी? चर की। तो जिसमें चर की अधिकतम घात 2 उसे द्विघात समीकरण बोलते हैं। द्विघात समीकरण में मूल कितने निकलेंगे? मूल कहते किसे शीतल दीदी? मूल या हल कहते किसे? आप बताइए दीदी। हाँ नहीं, हल को कहते हैं, लेकिन हल किसे कहेंगे अपन? व्यंशिका दीदी। एक्स का हल किसे कहेंगे? मूल किसे कहेंगे? तो किसी भी चर का जो मान निकल के आता है, जो समीकरण को संतुष्ट करता है, उसे अपन क्या कहेंगे? हल कहेंगे। इधर देखना, जब मैं बोल रहा हूं तो मेरी तरफ देखा करो, ठीक है? आओ एक क्वेश्चन करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर पहले का कौन सा करो? दूसरा कर ले पहले, ताकि समझ में आ जाए। क्या है? 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, लिखो ना सर। 2x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0। इसको करना है अपन को, हल करना है द्विघात समीकरण से, वो सॉरी गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले तो ये देखना है x², उसके बाद x आता है, फिर अचर पद आता है, वही जमा हुआ ना क्रम। ठीक है, आओ देखते हैं, हल पे आते हैं। अब मैंने आपको कहा था अपन रफ में करेंगे इसको, ताकि आसानी से हो जाएगा। रफ में कैसे करेंगे? तो मैंने कहा था समीकरण उतार लो, 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। इसकी पहली स्टेप क्या होती है कि x² का गुणांक, पहले यही होती है ना, x² का गुणांक इंटू, बोला करो शेरो, अचर पद। ठीक है, और दूसरी स्टेप क्या होती है पायल दीदी? x का गुणांक, ये पकड़ना होता है अपन को, x का गुणांक, x² का गुणांक। x² का गुणांक कौन होगा मैम? x² गुणांक कौन होगा दीपिका दीदी? x² के गुणा में कौन है? 2 इंटू अचर पद कौन होता है? मैक्स का आदमी, और मैक्स का आदमी केवल कौन है? -6। इनको गुणा कर रहा हूं तो हर्षित सर कितना आ रहा है? -12। x का गुणांक कौन होगा? x का गुणांक कौन होगा? जिसके आगे कोई नहीं उसका कौन होगा? 1। बस, तो x का गुणांक कौन आ गया यहाँ पे? 1। अब इस 12 से बात करते हैं। 12 को क्या क्या लिख सकते हैं अपन? 1 की टेबल में आता है 12 बार में, 2 की टेबल में आता है 6 बार में, 3 की टेबल में आता है 4 बार में, 4 की टेबल में आता है 3 बार में। टुकड़े रिवाइज होना शुरू हो गए तो अपन ये रुक जाएंगे। ठीक है सर, तो ध्यान रखना। अब इनमें से ऐसा आदमी पकड़ना है जिसको जोड़ने घटाने पे आपको क्या मिल जाए? 1 मिल जाए। जिसको जोड़ने घटाने पे क्या मिल जाए आपको? 1। बताइए कौन होगा? 3 और 4। भाई आप 4 में से 3 को घटाओगे तो 1 मिल जाएगा। अब यहाँ 1 के साथ x भी तो है ना भाई, यहाँ x है तो यहाँ भी आप क्या लगा दो? x। इस ये 3x तो किसका है? ये 4x किसका है? तो सीधी सी बात है, जहां पर 1x है वहां पे अपन क्या लिख देंगे? प्लस का 4x माइनस का 3x। ये तो ध्यान रखो दीदी, तीसरी प्रश्नावली पूरी कर ली। हल, आओ गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि क्या कहती है भाई? 2x² तो ऐसा कैसा? अभी अपन ने टुकड़े निकाले उधर, इस प्लस x की जगह क्या लिख दूंगा मैं? प्लस का 4x माइनस का 3x, प्लस का 4x माइनस का 3x, -6 बराबर 0। अजी ठीक है,
बराबर है तो स्टेप चलेगी। और पहली चीज ये ध्यान रखना, गुणनखंड विधि में आपको जो पहले स्टेप होती है ना कि सारे आदमी एक तरफ करने होते हैं, बराबर के उधर जीरो रखना है आपको, ठीक है। इसका मतलब सारे आदमी एक तरफ आने चाहिए तभी होंगे, ठीक है। 2x² को टुकड़े करते हैं अपन, 2x² को 2 इंटू एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स प्लस 4x को क्या लिख दूंगा 2 इंटू एक्स माइनस 3x को क्या लिख दूंगा 3 इंटू एक्स माइनस 6 को क्या लिख दूंगा 2 इंटू 3 बराबर 0। प्रताप सर एलसीएम लेके लिखा, जोड़ा बनाना है इसका और इसका, ठीक है दीदी। दो इसके पास भी, दो इसके पास भी, दो कहाँ जाएगा बाहर, एक्स इसके पास भी, एक्स इसके पास भी, एक्स कहाँ जाएगा अंदर, कौन बचेगा एक्स प्लस 2। इधर देखो माइनस इसके पास भी, माइनस इसके पास भी, माइनस कहाँ ले लूंगा बाहर। और कौन आ रहा है 3 इसके पास भी, 3 इसके पास भी, 3 कहाँ जाएगा बाहर, माइनस माइनस प्लस, कौन बचेगा एक्स, माइनस माइनस प्लस, 3 बार आगे तो कौन बचेगा 2 बराबर 0। क्या दोनों डिब्बे सेम है, दोनों डिब्बे सेम है तो आपने सही किया वरना गलती हो जाएगी। 2 को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना जाएगा शेरा 2x, और ब्रैकेट में कौन चल रहा है अपने पास x प्लस 2। अजी ठीक है, इधर माइनस का 3 x प्लस 2। अभी क्या करेंगे दोनों डिब्बों का एक डिब्बा, नहीं पढ़ना क्या तो बोल लो भाई जी, दोनों डिब्बों का क्या हो जाएगा एक डिब्बा, x प्लस 2, दोनों डिब्बों का एक डिब्बा, इनको घर के बाहर थोड़ी पटकेंगे तो 2x, इधर वाला आदमी जो 2x था इधर वाला -3, इनको भी कहाँ रख लिया अपन ने 0 के बराबर, ठीक है। लेकिन अपन को यहाँ पे गुणनखंड नहीं निकालना, अपन को हल, अगर गुणनखंड निकालने के लिए कहे तो यहाँ तक का ही करना है, ठीक है ना, 9th क्लास में निकाले होंगे। लेकिन अपन को अगर हल निकालना है, हल हेतु, हल ही निकालने ना अपन को, हल या मूल, अगर हल बोले या मूल बोले तो मूल हेतु लिख देना, हल बोले तो हल हेतु। क्या करेंगे पहले दी x प्लस 2 को भी किसके बराबर रख देंगे 0 के, और 2x माइनस 3 को भी किसके बराबर रख देंगे 0 के। एक ऐसा कैसा प्लस का 2 उधर जाके, क्यों सर जी वो पक्षांतरण करने पे लिखा नहीं आपने किसी ने भी, सबको लिखना है। 2x ऐसा का ऐसा माइनस का 3 उधर आके, x ऐसा का ऐसा 3 ऐसा ऐसा 2 गुणांक इधर आके, तो x बराबर कितना आ गया सर जी 3/2। ये लो सर जी, तो ये मोल निकाल दोगे, कर लोगे गुणनखंड विधि से। एक इसका क्वेश्चन देखिए आप, अजीबोगरीब क्वेश्चन दिख रहा होगा ये एक, ये क्या नाम है इसका तीसरा, आसान है वो ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। आओ देखते हैं क्या है क्वेश्चन, √2x² प्लस √7x, 7x देखो इसको ना कई तरीके से कर सकते हैं, प्लस 5/√2 बराबर 0, कई तरीके से कर सकते हैं, कई तरीके से करे। आओ मेरे को दिक्कत कौन दे रहा है, अपन है ना इसको, मतलब मैंने पहले नहीं करवाया था ये तरीका, अभी करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखना क्या है क्या नहीं है। परिमेयकरण करना आता है ना, पर वो तरीका लंबा होगा थोड़ा सा, क्या करे बताओ, इसी से कर लेते। आओ वही आपको पता है अपन क्या पकड़ते, x² गुणनखंड विधि से करेंगे ना, क्योंकि चर की अधिकतम घात 2 है, x² का गुणांक, x² का गुणांक इंटू क्या पकड़ते हैं सर जी अचर पद। x² का गुणांक कौन है मैम, शाबाश √2, अचर पद कौन है 5√2, इसके आगे कोई नहीं, क्या मानेंगे 1, 1 को 5 से गुणा करूंगा 5, √2 को √2 से गुणा करूंगा तो 2, और 5 को 2 से गुणा करूंगा तो 10। ये तो पता है ना, रूट वाली संख्या को स्क्वायर होके वो कट जाता है। फिर उसके बाद कौन आता है अपना x का गुणांक, x का गुणांक कौन है मैम 7, x का गुणांक कौन है 7, जोड़ने घटाने पे कितना चाहिए, जोड़ने घटाने पे सॉरी गुणा करने पे 10 और जोड़ने घटाने पे 7 चाहिए। आओ देखते हैं, तो 10 को क्या क्या लिख सकते हैं अपन, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 की टेबल में 10 बार में, 2 की टेबल में 3 की में आता है क्या 4 की में 5 की में, 5 की में 2 बार आता है ना भाई सर, 5 की में 2 बार भाई, टुकड़े रिवाइज हो जाएंगे तो यहीं तक रुकना। अब ऐसा आदमी बताओ जिसको अपन है ना 10 को लिखना है ऊपर वाले को, यूं नहीं इसका करने लग जाओ, ऐसा आदमी बताओ जिसको जोड़ने घटाने पे अपन को कौन मिल जाए 7। तो सर जी अगर मैं 5 में 2 जोड़ दूंगा
तो 7 मिल जाएगा मेरे को। 7 के साथ कौन लगा हुआ दिख रहा है मेरे को? x। तो यहाँ मैं भी इनके साथ क्या लगा दूंगा? x, इसके साथ भी x। ये किसका? तो ये तो पता चल गया ना कि जहां 7x है वहां कितना लिखना है? प्लस 5x प्लस 2x। ओ, तो यहाँ लिखोगे, ये रफ में किया पढ़ने, ठीक है ना, रफ में कर लियो। गुणनखंड, किरण दीदी समझ में आ रहा है ना विधि से? √2x² प्लस 7x ये क्या लिख दूंगा? प्लस का 5x प्लस का 2x और प्लस 5√2 बराबर 0 करे। आओ देखते, √2x² जोड़ा ही बनेगा ना, इनका जोड़ा बनाने की और इनका जोड़ा। √2x² को x इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू √2 बराबर 0। जोड़े बने हुए अर्षित सर? अरे जोड़े बने हुए इनके? ओके, कोई दिक्कत ही नहीं है। आओ देखते, x इसके पास भी, x इसके पास भी, x कहाँ आ जाएगा शेरा? बाहर। अंदर कौन बचेगा मौर्य? √2x प्लस x बाहर आ गया तो कौन बचेगा अंदर? 5। ठीक है खुशी दीदी। अगला कुछ आ रहा है क्या कॉमन? कुछ आ रहा है कॉमन? भाई देखो, ये जो 2 है यहाँ पे बनो अपन, या तो 2 को ये लिख सकता हूँ क्या मैं? √2 इंटू √2। इस 2 को √2 इंटू √2 इंटू एक्स लिख सकता हूँ। सर ऐसे कैसे? √2 को √2 से गुणा करेगा, आएगा तो 2 ही ना। अरे आएगा तो 2 ही ना। तो देखो, √2 इसके पास भी, √2 इसके पास भी, प्लस का √2 कहाँ आ जाएगा? बाहर। अंदर कौन बचेगा? √2x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है ना, दोनों डिब्बे सेम आ रहे, तो इसका मतलब आपने सही किया। तो √2x प्लस 5 दोनों डिब्बों का एक डिब्बा। ठीक है गौतम सर, इनको घर के बाहर थोड़ी पटकेंगे, सर्दी अभी तो x प्लस √2 इनको भी घर में पटक लिया। ठीक है, अब अगर अपन को मूल निकालने हैं तो मूल है तो क्या करूंगा गौतम सर? तो ये जो √2x प्लस 5 है इसको भी किसके बराबर रख दूंगा शेरा? 0 के बराबर। और इधर x प्लस √2 है, इसको भी किसके बराबर रख दूंगा? 0 के बराबर। हर्षित सर दिख तो रहा है ना? नहीं दिखता है। प्लस का 5 इधर आके पक्षांतरण करने पर x ऐसा का ऐसा -5 और √2। वैसे इसका परिमेयकरण करना चाहिए क्योंकि रूट में कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं रहती है। प्लस का √2 इधर आके ये लो सर जी, निकाल लिया x का मान। ठीक है, तो कर सकते हो। किसी को पूछना है कुछ गुणनखंड विधि में कि सर मेरे को आया नहीं है, कुछ डाउट है? एनीवन? मैम पक्का चलो आगे? ओके, एक क्वेश्चन इसी का देखो आप, ये क्वेश्चन दिख रहा है चौथा, 2x² - x प्लस 1/8 दिख रहा है ना यो। तो सबसे पहले आपको पता है बटा बटी के अंदर आ गया तो क्या करोगे? एलसीएम लोगे और एलसीएम लेके इसको सरल समीकरण में चेंज करना है। ठीक है, फिर आराम से कर लेना। अगला क्वेश्चन नंबर 2, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं का हल ज्ञात कीजिए। उदाहरण 1 में दी हुई समस्याओं का हल ज्ञात कीजिए। उदाहरण 1 का है, अच्छा ये जॉनी और जीवंती के पास, इसकी समीकरण बनवा देता हूं, हल आप कर लेना अपने। निकालो उदाहरण नंबर 1, डू इट फास्ट। आओ, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे। कोई दो व्यक्ति है, एक है जॉन और एक है जीवंती, उनके पास 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, बुक कहाँ है सर आपकी? चल कोई नहीं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो माना आरंभ में उनके पास कितने कंचे मान लिए मैंने? एक के पास x मान लिए। ठीक है, ध्यान से समझना जी। उदाहरण नंबर फर्स्ट है और आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड आप खुद कर लेना, उसमें मैं केवल समीकरण बनवाऊंगा, तो इसका मतलब मैं केवल उदाहरण फर्स्ट ही करवा रहा हूं।
जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे। अब ना तो जॉन के पास कितने कंचे ये ना पता है, ना जीवंती के पास कितने कंचे ये पता है, तो किसी का भी मान ले। माना जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी शेरा? x। तो जॉन के पास कितनी हो जाएगी? तो भाई इसने कहा अपन y मान सकते, लेकिन आप यहाँ पे अपन को द्विघात समीकरण बना लिया, इसलिए इसी चर में मानना पड़ेगा। अब मैंने कहा सपोज करो हम दोनों के पास, हम दो आदमी है, हम दोनों के पास 40 कंचे हैं। मैंने कहा मेरे पास 15 है, तो सीधी सी बात है इसके पास कितने रहेंगे? 25 रहेंगे ना भाई। मैंने कहा हम दोनों का टोटल 40 है, फिर मैंने कह दिया मेरे पास 15 है, तो सीधी सी बात है उसके पास 25। कहां से निकाला? ओ सर जी मैंने 40 में से आपकी कंचों की संख्या माइनस कर दी, तो मेरे को इसकी मिल गई। तो मैंने कहा यहाँ पे मेरे पास कंचों की संख्या कितनी है? x। टोटल कितना दे रखा है? 45। तो 45 माइनस एक्स हो जाएगी जॉन के पास, तो जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी? 45 माइनस एक्स। ये होगी मोरे, पक्का? ओके, तो ये ध्यान रखना। अब किताब वाला कह रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। 5-5 कंचे क्या कर देते हैं? खो देते हैं। कंचे खोने पर जीवंती के पास अभी कंचों की संख्या कितनी है? x। जीवंती के पास अभी कंचों की संख्या x है, उसने 5 खो दिए तो -5 ही होगा शेरा भाई। x थे उसमें से 5 खो दिए तो -5। जॉन के पास अभी कंचों की संख्या कितनी है सर जी? 45 माइनस एक्स। लेकिन ये भी तो कितने खोएगा? 5, तो 5 माइनस कर देंगे इसमें से भी, ठीक है। तो 45 में से 5 गया तो कितना जाएगा? 40 माइनस एक्स। तो ये किसके कंचों की संख्या आ गई? जॉन के कंचों की संख्या। और ये जो आई थी ये कौन से कंच, ये किसके आए थे? जीवंती के कंचों की संख्या, ठीक है सर जी। अब ये कह रहा है अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। जॉन के पास जितने कंचे हैं और जीवंती के पास जितने कंचे, अगर आप उनका गुणनफल करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 124। तो मैंने कहा जीवंती के पास तो कंचों की संख्या x माइनस 5, जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी थी सर जी? 40 माइनस एक्स। इनका गुणनफल कितना है? 124। ये लो, अब इसको सरल करेंगे तो समीकरण निकल के आ जाएगी। अब सीधी सी बात पता है कि सर जी ये घर है, घर के बाहर कौन बैठा? मेहमान। तो पहले x गुण होगा किससे? पूरे घर से। x गुण हो जाएगा सर जी किससे? 40 माइनस एक्स से, ठीक है। फिर कौन गुण होगा पायल दीदी? -5 गुण होगा पूरे घर से, तो -5 गुण हो जाएगा सर जी 40 माइनस एक्स से, बराबर कौन चल रहा है? 124। करे गुणा, ये किसका ये भी किसका, प्लस प्लस एक्स को 40 से गुणा करूंगा, प्लस माइनस एक्स को 1 से गुणा करूंगा, ये किसका माइनस प्लस 5 को 40 से गुणा करूंगा, माइनस माइनस 5 को 1 से गुणा करूंगा, बराबर, ठीक है शेरा, ओके। ये माइनस एक्स स्क्वायर अभी ऐसा कैसा रखते हैं, प्लस का 40x प्लस का 5x माइनस का 200 ऐसा का ऐसा, प्लस का 124 इधर आके बराबर 0, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 40x और 5x 45x, माइनस माइनस मतलब जोड़ना है, 200 में कितना जोड़ना है? 124, तो कितना आ जाएगा सर जी? 324, बड़ा कौन? 200, इसलिए माइनस का, बराबर 0। ये लो, लेकिन ये ध्यान रखना जो एक्स स्क्वायर होता है ना उसका गुणांक बहुत मतलब माइनस में नहीं रखना आपको। एक्स स्क्वायर माइनस का ना भी, उसको उधर भेज दूंगा तो प्लस को हो जाएगा क्या? आओ, एक्स स्क्वायर को उधर भेजेंगे, माइनस का किसको हो जाएगा? अब सारे जाएंगे ना इसके पीछे पीछे, राजा जब जा रही है तो प्रजा भी जाएगी, तो 45x प्लस का है तो उधर जाके किसको जाएगा? और 324 माइनस का तो उधर जाके, ये लो सर जी, ये समीकरण बन गई। मध्य पद विभक्त विधि से गुणा कर लेना, हल कर लेना इसको, ठीक है, क्लियर है ना, पक्का? ओके, अब वो तुम कर लेना, इसमें वो कोई डीप है नहीं, ठीक है। यहां से यहां तक का किसी को कुछ पूछना तो पूछ सकता है मेरे से, एनीवन। चलो आगे, ओके। इसका एक उदाहरण दूसरा भी है ना, उदाहरण 2 भी देख लेते हैं। उदाहरण 2,
एक कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग का मतलब जानते हो ना, कोई बड़ा उद्योग होगा। कुटीर उद्योग और लघु उद्योग तो जानते होंगे ना। कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। कोई कुटीर उद्योग है वो एक दिन में कुछ खिलौने बनाता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से रुपए, मतलब प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए है, और 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यह क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन पढ़ लेते पहले। 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी, हम उन दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो माना प्रत्येक खिलौने की खिलौनों की संख्या कितनी मान ली अपन ने, x। उदाहरण पहले का कौन सा है, दूसरा। माना उस दिन निर्मित खिलौने की संख्या, निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी मान ली मैंने, x। और एक किलो ये मान ली x। अब ये कह रहा है कि एक खिलौने का मूल्य, एक खिलौने का मूल्य 55 में से उस दिन बनाए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पर प्राप्त होता है। ठीक है ना, ये कहना 55 में से उस दिन बनाए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पे प्राप्त होता है। उस दिन कितने खिलौने बनाए अपन ने, तो 55 में से उस दिन बनाए गए खिलौने को घटाने पर क्या प्राप्त हो जाएगा अपन को, एक खिलौने का मूल्य। क्लियर है ये चीज। तो एक खिलौने का मूल्य 55 माइनस 1, और खिलौनों की संख्या कितनी मान ली अपन ने, x। फिर इसने कहा किसी दिन लागत कितनी थी, टोटल लागत। ये मूल्य बताया इसने, खर्चा बताया। हाँ कोई दिक्कत नहीं। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को ज्ञात करना चाहेंगे। ठीक है, कुल लागत कितनी बता दी सर ने, 750 रुपए। अगर अब मैं आपको कहूं कि एक खिलौना अगर 5 रुपए का आ रहा है, ठीक है, आप 10 खिलौने खरीदते हो तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, 50 रुपए। मैंने यहां पे कह दिया एक खिलौना कितने रुपए का आ रहा है, 10, सॉरी ये तो वही सेम रिपीट हो गई। अब ये तो अपन ने कह दिया 5 खिलौने, उस दिन भाई 5 खिलौने लिया आपने, या क्या था क्वेश्चन, गलती कर दी, इधर समझना। मैंने कहा अगर एक खिलौना 10 रुपए का आ रहा है, ठीक है, या यूं मानो 10 खिलौने हैं, ठीक है। अगर एक खिलौने का मूल्य कितना है, 5 रुपए। ये 10 क्या माना है मैंने, कुल खिलौने, मतलब उस दिन खिलौने जो भी बने उनका, ठीक है ना भाई, मैंने जितने भी खिलौने लिए उनका। और एक खिलौने का मूल्य कितना माना पड़ने, तो आपको जो टोटल लागत मिलेगी वो कितनी मिल रही है, सॉरी कितने रुपए मिल रही है, 50 रुपए। तो कुल खिलौने, मैंने कहा भाई जी हमारे पास तो कुल खिलौने कितने हैं, x। एक खिलौने का मूल्य कितना है अपने पास, 55 माइनस x। जब इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल लागत मिल रही है ना आपको, तो जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल लागत कितनी लग रही है, 750 रुपए। ठीक है ना, क्लियर है। तो ये ध्यान रखना। अब इसकी समीकरण बना देनी है, x को 55 से गुणा करूंगा तो 55x प्लस माइनस x को x से गुणा करूंगा बराबर 750। मैंने आपको कहा है अभी कि एक्स स्क्वायर माइनस का नहीं रखना, इसका गुणा प्लस का, तो माइनस का एक्स स्क्वायर उधर आके किसको हो जाएगा, प्लस का 55x उधर जाके, और ये 750 तो अपने घर में रहेगा ना, बराबर 0। इस समीकरण को हल कर लेना, आपको आपके खिलौनों की संख्या मिल जाएगी, और खिलौने का मूल्य पूछेगा तो जो x का मान आएगा उसको 55 में से घटा देना, आपको खिलौनों का मूल्य मिल जाएगा। ठीक है शेरा, कर सकते हो, ओके। अब वापस अपनी प्रश्नावली में आ जाओ, वापस अपनी प्रश्नावली में आ जाओ। किसी को पूछना हो ना कुछ तो पूछ लेना, यूं नहीं कि दबे दबे से बैठे रहो। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 27 हो। तो भाई दो संख्या तो माना, पहली संख्या क्या मान लेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं हो, माना पहली संख्या कितनी मान ली, x, और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी,
तो ये कह रहा है दोनों का टोटल 27। अभी अपन ने बात की थी ना दोनों के कंचों का टोटल 45, तो दूसरों के कंचे की संख्या कैसे निकाली? 45 में से जो मेरे पास कंचे थे उसको माइनस किया। तो मैंने कहा पहली संख्या x, इन दोनों का टोटल 27, 27 में से अगर x को माइनस कर दूंगा तो मेरे को दूसरी संख्या मिल जाएगी। सर समझ नहीं आया, आओ। सपोज मैंने कहा आपको मैंने 14 दे रखा है, एक संख्या 14 और एक है, इनका टोटल कितना दे रखा है? 27। तो सीधी सी बात है कि 14 में क्या जोड़ू कि 27 मिल जाए। तो आपने क्या किया सर, मैं 27 में से अगर 14 को माइनस कर दूं तो कितना मिल जाएगा सर जी मेरे को? 13। तो 27 में से आपने, अब मैंने यहाँ पे कह दिया मेरे को 14 पता नहीं है, मैंने कितनी मानी? x। तो यहाँ 27 में से क्या माइनस करूंगा? x। और यही मेरी क्या हो गई? दूसरी संख्या। तो पहली संख्या तो x और दूसरी संख्या कितनी मान ली? 27 माइनस x। ठीक है प्रताप सर? ओके। और गुणनफल 182 है, इनका गुणनफल मतलब अगर आप इनको गुणा करते हो x और 27 माइनस x, जब आप इनको गुणन करते हो गुणनफल कितना है इनका? 182। अरे यही है ना? आओ x को 27 से गुणा करूंगा, 27x प्लस माइनस x को x से गुणा करूंगा बराबर 182। अरे यही होगा ना शेरा? ओके, आओ देखते हैं। ठीक है, अब जो मैंने वहां पे किया ना उधर समझ लेना, ये 182 अपने घर में, माइनस का एक्स स्क्वायर उधर आके, प्लस का 27x इधर आके बराबर कौन बच गया? तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, एक्स स्क्वायर पहले आता है, फिर एक्स वाला आदमी माइनस का 27x, फिर 182 किसका? प्लस का, बराबर 0। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे यही किया था। ठीक है, तो ये समीकरण बन गई, मध्य पद विभक्त विधि से इसको हल कर लेना और आपको आपके आंसर मेरे हिसाब से 13 और 14 आएंगे इसके आंसर भी। ठीक है ना, क्योंकि गुणा करने पे 182, जोड़ने घटाने पे 27, तो 13 14 आएंगे, तो ध्यान रखना। क्लियर है ना? अब इसने देखो धनात्मक, सॉरी ना 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 इसमें नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर चौथा आते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, दो, किसी को कुछ समझ नहीं है तो पूछ जरूर लेना शेरा। ठीक है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने जिनके वर्गों का योग 365 है। और कैसे ज्ञात करने? क्रमागत। क्रमागत का मतलब एक के बाद एक, जैसे अगर एक 5 है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 6। अगर एक 8 है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 9। लेने क्या है? धनात्मक ही लेने। तो माना पहला x, तो आप जैसे सपोज करो मैंने, अगर आपने कहा 1.3 है तो इसका क्रमागत कौन हो जाएगा? 4। तो 3 में प्लस 1 किया तभी तो आपको चौथा मिल रहा है ना। तो मैं यहाँ पे मानूंगा, माना पहला धनात्मक पूर्णांक कितना मान लेंगे अपन? x। तो खुशी दीदी दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा? x प्लस, भाई 3 में 1 जोड़ोगे तभी तो 4 मिला था ना आपको, तो x प्लस 1। ठीक है मौर्य दीदी? फिर इसने शर्त दी है कि शर्त क्या है हमारी कि इनके वर्गों का योग, अगर आप पहले धनात्मक पूर्णांक और दूसरे धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योग करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 365 के वर्गों का योग। पहला धनात्मक पूर्णांक कौन है? x। दूसरा धनात्मक पूर्णांक कौन है अपना? x प्लस 1। अगर आप इनके वर्गों का मतलब अगर आप इसका वर्ग और इसका वर्ग करने पर अगर आप इसको जोड़ोगे, इन दोनों का वर्ग कर कर अगर आप जोड़ते हो तो आपको कितना मिलेगा? 365। समझ में आ गया ना ये? भाई इनके वर्गों का योग मतलब वर्ग करके अगर आप टोटल करते हो तो आपको 365 मिलेगा। एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा, यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या कहता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर कौन चल रहा है? 365। ये चल रहा है। a की जगह कितना लिख दूंगा? x। b की जगह कितना लिख दूंगा? 1। ठीक है शेरा? एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा प्लस 2 को x से 2x प्लस 2 को x को 1 से करेंगे तो 2x, 1 का स्क्वायर 1 इक्वल 365। अरे सॉरी, x का स्क्वायर x स्क्वायर, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2 को x से गुणा करूंगा 2x, 2x को 1 से गुणा करूंगा 2x, 1 का स्क्वायर 1 और बराबर कौन चल रहा है? 1x स्क्वायर और 1x स्क्वायर कितने हो जाएंगे शेरा? 2x स्क्वायर प्लस 2x
प्लस का 1 ऐसा का ऐसा सारे आदमी इधर ही रखते, प्लस का 365 इधर आके किसको जाएगा शेरा, बराबर वो लिखा करो पक्षांतरण करने पे या वज्र गुणा करने पे जो भी होता है। 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस माइनस माइनस, एक में से 365 गया 364, बड़ा कौन 365 इसलिए बराबर 0। अब आपको दो दो कॉमन दिख रहा होगा ना, वो दो कॉमन लेके आप आराम से कर सकते हो, 10th क्लास के बच्चों में भी इतना तो कर सकते हो। फिर भी कुछ को समझ नहीं आया तो पूछ लेना मेरे से, कर लोगे ना, लाओ करा देता हूँ। 2 को 2 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2x को 2 इंटू एक्स, माइनस 364 को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 182 बराबर 0 लिख सकता हूँ ना। 2 को 182 से गुणा करूंगा 364 आएगा, 2 इसके पास भी, 2 इसके पास भी, 2 इसके पास भी, 2 को कहां ले लेंगे बाहर, गुन्नो अंदर कौन सा बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। 2 गुणा में तो उधर आके किस में हो जाएगा शेरा 182 बराबर 0। 2 गुणा में तो इधर आके, क्यों सर जी, वज्र गुणा करने पर। तो क्या आ जाएगा गौतम सर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। ये लो, अब तो इसको कर लोगे द्विघात समीकरण या वो क्या कहते हैं उसे, मध्यपद विभक्त विधि से या गुणनखंड विधि से, ठीक है कर सकते हो ना। तो ये ध्यान रखना, बड़ा आराम से कर लोगे, परंतु थोड़ा सा ना वो इस माइंड को ठंडा रखा करो। क्वेश्चन सारे आते हैं तुम्हें, बस तुम्हें ना थोड़ा सा ना जल्दबाजी में रहते हो, टाइम पे आते नहीं हो, पेपर छूट जाते हैं, फिर कहते हो सर हम भूल गए। अगला क्वेश्चन नंबर 5वां, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे गौतम सर, वह त्रिभुज जिसका एक कोण कितने डिग्री हो सर जी, एक कोण कितना डिग्री हो 90 डिग्री, उसे अपन क्या कह देंगे समकोण त्रिभुज। तो एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। जो ऊंचाई है ये ऊंचाई हो जाएगी, इसके आधार से कितनी कम है 7 सेंटीमीटर कम है। तो माना आधार ही कितना मान लेंगे अपन, x सेंटीमीटर में दे रहा मीटर में दे रहा सेंटीमीटर, तो जो ऊंचाई है वो आधार से कितनी कम है 7, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर कौन हो जाएगी अपने पास ऊंचाई। ठीक है क्लियर है मैम, पक्का। तो आधार मान लिया x, वो पूरा लिखना है आधार x है, ठीक है, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी आधार में से 7 कम है तो x माइनस 7। उसके बाद अपने पास आता है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है, कर्ण कौन है 13 सेंटीमीटर, मम्मी का लाडला बेटा यही तो होता है, ठीक है ना 13 सेंटीमीटर। तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करो, अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी, आधार और लंब, ये ज्ञात करना है अपन को, और ये करना है ना। अब आपको पता है समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पे कौन सी प्रमेय लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है मैम, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर ठीक है, कर्ण कितना है अपना 13 का स्क्वायर, आधार कौन है अपना प्लस, लंब कौन है अपना x माइनस 7 का होल स्क्वायर, जहां जहां मान रखना था वहां रख दिया। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। आप 10th क्लास में हो ना तो 1 से 20 तक के वर्ग तो आपको याद होने चाहिए, और 1 से 15 तक के क्यूब भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना, ये याद तो होने ही चाहिए, बस गर्दन हिलाने से थोड़ी याद होते, याद करना पड़ता है इनको, है ना। एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वापस वही फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या कहता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पायल दीदी एक ही जगह क्या लिखूंगा भाई, ये फॉर्मूला होता है ना a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक ही जगह क्या लिखूंगा खुशी, एक ही जगह क्या लिखूंगा x, x बी की जगह कितना लिखूंगा 7, 169 एज इट इज, एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 2 को x से गुणा करूंगा 2x, 2x को 7 से गुणा करूंगा 14x, प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। ठीक है शेरा, बना देते इसकी समीकरण, इधर बना। पूछना है क्या किसी को, ये 2-3 समीकरण जो बनाई पूछने क्या किसी को, मोरे मैम मैडम पूछना है दीदी, ओके बुआ यहाँ कुछ नहीं पूछना, मेरे को भी जहां तक पता है ना तुम्हारी पहली दूसरी तीसरी चौथी ये तो कंप्लीट है,
5वीं में है। ये तो आती होगी ना तुम लोगों को, पहली दूसरी तीसरी चौथी में क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, मैं ये मान रहा हूँ कि तुम्हें ये आती है इसलिए नहीं पूछ रहे हो, मैं यही मान रहा हूँ बस, ठीक है ना। वो तो 5वीं छठी में तो पूछना शुरू करोगे, 5वीं छठी 7वीं 8वीं अब तो हार्ड आएगी, ठीक है। कहाँ थे अपन, हाँ अब देखो 169 ऐसा कैसा, एक्स स्क्वायर कितने हो जाएंगे 169 अपने घर में, एक्स स्क्वायर 2x², फिर कौन चल रहा है माइनस का 14x प्लस का 49। अब मैंने कहा था सारे आदमी एक तरफ होते हैं तो 2x² ऐसा का ऐसा, माइनस का 14x भी ऐसा का ऐसा, प्लस का 49 भी ऐसा का ऐसा, प्लस का 169 इधर आके किसको हो जाएगा बराबर कौन बचेगा, तो अपने पास आ जाएगा 2x² माइनस का 14x प्लस माइनस मतलब घटाना है, 49 में से 169 गया तो कितना बचेगा शेरा 100, बड़ा कौन 169 इसलिए बराबर 0। अब आपको कॉमन, अब यहां तक कर लिया कोई दिक्कत नहीं, अब आप कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा सा माइंड लगाओ कि सर 2 कॉमन लेके मैं समीकरण को और छोटा कर सकता हूँ ना। आओ 2 ऐसा कैसा x² ऐसा कैसा, माइनस 14 को 2 इंटू 7 इंटू एक्स, माइनस 120 को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 60 लिख दूं क्या, क्योंकि मेरे को 2 ही कॉमन लेना है, अगर ज्यादा कॉमन लेना होता ना तो मैं और भी लिखता इसको, 2 इसके पास भी, 2 इसके पास भी, 2 इसके पास भी, 2 कहाँ जाएगा अंदर बचेगा x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। आज क्या डेट है रे, 9 हो गई क्या, 10 11 12 13 14, 14 को थोड़े आएंगे, 14 को तो आएंगे, खेलेंगे 14 को अपन, बराबर 0, 2 गुणांक इधर आके तो x² माइनस का 7x माइनस 60 बराबर कौन आ जाएगा ओल्यो, ठीक है सर जी। तो ये ध्यान रखना, क्लियर है, कर सकते हो ना समीकरण बनाना, अब हल करना तो कर लेना गुणनखंड विधि से, जब तक खुद उलझोगे नहीं ना तब तक सुलझोगे भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, तो ये वैसे मेरी है ना वो खंडन कर रहा है मेरी भावनाओं का, क्योंकि ये 4-5 लाइनों का तो वैसे देगा नहीं किताब वाला क्वेश्चन वाला एग्जामिनर, फिर भी मैं समझा देता हूँ। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करो। आओ देख लेते इसको भी, लास्ट है शायद, फिर कौन सी प्रश्नावली रहेगी 4.3, उसमें वो क्या है वो मूलों की प्रकृति, वो नहीं वो तो शायद 2 ही क्वेश्चन है ना उसमें, तो वो किसमें, अरे वो तो 9th में है। डरा मत के केच किया कर, ओ तेरी नीचे नहीं गिराएगी, चाटा वो स्क्वायर कर दूंगा उस पे, वो ब्रेकेट डाल के जो लिखा था ना उस पे स्क्वायर, वापस किताब पे रख, कम भी कर दूंगा माइनस में कर दूंगा घात, किताब पे किताब पे तेरी पे, स्क्वायर के लिए तो कुछ कर ले, ठीक है। आओ देखते हैं एक कुटीर उद्योग, तो माना देखो अपन को ना निर्मित बर्तनों की संख्या, तो मानी निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी है, क्वेश्चन नंबर 6, माना निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी है शेरा x, ठीक है, निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी है x, और ये कह रहा है प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करो, तो प्रत्येक नग की लागत, तो किताब वाले ने हिंट दी है कि एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, जो प्रत्येक नग की निर्माण लागत है उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, निर्माण किए गए बर्तन तो क्या है भाई, निर्माण किए गए बर्तन कितने माने x, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से कितना अधिक था 3 अधिक, तो ये प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी आ गई 2x प्लस 3, तो ये ध्यान रखना, समझ में आ गया ना मौर्य, निर्माण किए गए बर्तन जो नग की लागत थी वो क्या थी, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी, तो कर दिया। फिर ये कह रहा है यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, कुल निर्माण लागत कितनी दे दी,
कुल निर्माण लागत कितनी दे दी बाबूजी ने? 90 रुपए दे दी, ठीक है ना। कुल निर्माण लागत कितनी है? 90 रुपए। अब कुल निर्माण, भाई आपने बर्तन कितने बनाए? x। एक बर्तन को बनाने में खर्चा कितना आया? 2x प्लस 3। मैंने अगर आपको कहा मैंने बर्तन बनाए 3, एक बर्तन को बनाने में खर्चा आया 15 रुपए, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 45 रुपए। इसने कहा टोटल कॉस्ट मेरे कितनी आई? 90 रुपए। आपने बर्तन कितने बनाए? x। एक बर्तन को बनाने में लागत कितनी थी? 2x प्लस 3। तो 90 रुपए कैसे आएंगे? जब इनको गुणा करेंगे तभी तो 90 आए थे ना। तो इनको गुणा करने पे अपन को कितना मिल जाएगा? 90। ठीक है शेरा? अरे क्लियर है ना? बस तो x को 2x से गुणा करूंगा तो 2x स्क्वायर प्लस प्लस x को 3 से गुणा करूंगा प्लस का 90 इधर आके बराबर कर लोगे। अब इसको द्विघात वो मध्य पद विभक्ति से हल कर लेना। ठीक है शेरा? कुछ समझ नहीं आवे ना सर, ये क्वेश्चन समझ नहीं आए तो वीडियो चला के देख लिया करो, कुछ नहीं जाता तुम्हारा। ठीक है, चले आगे। आगे क्या चले? अब कौन सी प्रश्नावली अपने पास? 4.3। कल इसको कंप्लीट करा देंगे और क्वेश्चंस देख लेंगे इसके। ठीक है? और फिर परसों से होगी मेन स्टार्ट।